हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एमपीजीके के 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और उसमें हमारे कौन सा पार्ट 3 जो है कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 3 आपका कंप्लीट हो चुका है और उसके आगे का आज ये पार्ट होने वाला है पार्ट 4। उसमें हम 500 क्वेश्चंस इसमें हमारे कंप्लीट पूरे करेंगे इन पार्ट्सों में। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे साथ। ये हमारा चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की और भी क्लासेस आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, ये हमारा ऐप है ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। इसको इंस्टॉल करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी आपकी परीक्षाएं हैं, आपका जेल, प्रेरी, वन रक्षक, MP कांस्टेबल, सभी से रिलेटेड फ्री स्टडी मटेरियल इस पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा हमारे इस ऐप पर। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज लगाने को मिल जाएगी और साथ ही मैंने आपको इससे पहले 100 क्वेश्चंस की सीरीज करवाई थी। 100 क्वेश्चंस आपको करवाए थे इंपॉर्टेंट्स MP जीके के। तो वो PDF भी आपको कहाँ पर मिलेगी, मैंने आपको बताई है पिछली क्लास में, हमारे ऐप पर वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, PDF में आपको पिछली क्लासेस में दिखा चुकी हूँ। ठीक है, और ये 500 क्वेश्चंस की PDF है, ये भी आपको कहाँ पर मिलेगी, हमारे ऐप पर मिलेगी। ठीक है, तो इंस्टॉल करना ना भूलिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर मैथ पढ़ाया जाता है आपको। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है, ज्वाइन ना हुए हो तो ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी डेली क्लासेस पढ़ाई जाती हैं उनकी फ्री PDFs आपको कहाँ मिलती है, टेलीग्राम पर मिलती है। डेली क्लासेस जो आने वाली होती हैं आपकी, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। साथ ही एग्ज़ाम जो आने वाले होते हैं उनके लिए भी आपको नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो ज्वाइन ज़रूर से हो जाइएगा। चलिए, क्वेश्चंस मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है। इसमें सारे आपके 500 क्वेश्चंस में आपके सारे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। हर जगह से आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। ठीक है, देखिए, जब भोपाल स्टेट एक पृथक राज्य के रूप में था तो वे कौन सी श्रेणी में था। आपको पता है अपने मध्य प्रदेश पहले कैसे विभाजित था, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C में विभाजित था। ठीक है, पार्ट A, पार्ट B, C में विभाजित था। अब भोपाल एक पृथक राज्य था, भोपाल अलग था यानी पार्ट D, लेकिन उसको काय में गिना जाता है, पार्ट A में, पार्ट B में, पार्ट C में या फिर पार्ट D में। तो पार्ट C में भोपाल को सम्मिलित किया गया। ठीक है, पार्ट C में ही इस भोपाल को गिनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 605 किलोमीटर है, तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी होगी। जैसे देखिए, आपका मान लीजिए ये आपका MP का मैप है, आयताकार में ये होती है आपकी लंबाई, है ना, ये होती है आपकी लंबाई। ये है आपका उत्तर, ये है आपका दक्षिण, ये है आपका पूरब, ये है आपका पश्चिम। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी कि लंबाई हमें दी हुई है कितनी, 605। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है पूर्व से पश्चिम, यानी कि यहाँ से लेके आपको यहाँ तक बताना है कि कितना किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ आपको ये बताइए, आपको क्या दिख रहा है कि आपको लंबाई ज़्यादा दिख रही है या फिर चौड़ाई। तो मध्य प्रदेश में जो नक्शा है उसकी आपकी लंबाई कम है लेकिन चौड़ाई ज़्यादा है। कितनी है, 780 किलोमीटर, 870 किलोमीटर या फिर 980 किलोमीटर या फिर 890 किलोमीटर। तो याद रखेंगे, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है आपकी 870 किलोमीटर। कितनी है, 870 किलोमीटर है। ठीक है, इनको आप छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप ज़रूर से इनको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है। वर्तमान में आपके जो MP का नक्शा है उसके MP में कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है, 8, 7, 6 या 5। पहले 7 लगती थी लेकिन अब कितनी लगती है आपकी, 5 राज्यों की सीमा लगती है आपके मध्य प्रदेश से। देखिए, ये रहा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर में आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र,
यहाँ आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, यहाँ आपका राजस्थान, यहाँ आपका गुजरात, यहाँ आपका गुजरात हो जाएगा। टोटल कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5, कितने हैं आपके टोटल 5 राज्य हैं जिसके साथ आपकी मध्य प्रदेश राज्य की सीमा लगी हुई है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश का निर्माण राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश का निर्माण जब किया गया था तो इसके लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था, एक समिति बैठा ली गई थी। तो उस समिति का, उसकी जो समिति की सिफारिश है वो किसके कहने पर हुई थी? सिफारिश पर मोहम्मद अली, फजल अली, BR दुबे या फिर RC भंडारी। तो हमें पता है कि आपके जो मध्य प्रदेश का गठन किया गया तो उसके लिए एक समिति बैठा ली गई थी, उसका नाम क्या था? फजल अली समिति, है ना, फजल अली समिति। तो उसके हेड जो थे, इन्हीं की सिफारिश पर आपका मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। किसके कहने पर? आपका फजल अली। तो फजल अली आयोग यानी फजल अली आयोग समिति में आपके कितने जने थे? आपके टोटल 3 मेंबर थे आपके। पहले आपके कौन हो जाएंगे? फजल अली। दूसरे आपके हो जाएंगे के एम पणिकर। तीसरे आपके हो जाएंगे हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, तो हेड कौन थे आपके? फजल अली थे। ठीक है ना, इन्हीं की सिफारिश पर किया हुआ था आपके मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। आपका पार्ट ए, पार्ट बी, सी, इन सबको मिलाकर 79, इन सब की कितनी 79 रियासतों को मिलाकर आपके मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, और बात कर लें कि इसके जब गठन किया गया तो मध्य प्रदेश में आपके कितने 7 संभाग थे। कितने थे? 7 संभाग थे और आपके 43 जिले थे। ठीक है, 7 संभाग थे और 43 जिले थे। ठीक है, जब पुनर्गठन किया गया था, जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था, कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 को इनका अंतिम पुनर्गठन किया गया था। तब आपके पास कितने थे संभाग? तब आपके पास संभाग थे 9 और जिले थे आपके पास 45। ठीक है, जिले थे आपके पास कितने? 45। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं इसका आंसर आप दीजिए। ठीक है, आपको बताना है होमवर्क क्या है, आपके वर्तमान में कितने संभाग और कितने जिले हैं। कई बार बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, कमेंट करना है आपको इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अगला देखें, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, नवगठित मध्य प्रदेश यानी 1956 के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने जब आपका नवगठित, आपका नया क्या बना था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कौन थे मुख्यमंत्री? विद्याचरण शुक्ल या फिर आपके पट्टाभी सीतारमैया, वीर नारायण सिंह या फिर रविशंकर शुक्ल। कई बार बता चुकी हूँ, जब आपका नवगठित मध्य प्रदेश आपका कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे, है ना। यही आपके कौन थे? पार्ट ए के मुख्यमंत्री थे, है ना, पार्ट ए के भी मुख्यमंत्री। पार्ट ए के भी मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। यही आपके बाद में चलकर क्या बने? जब गठन हुआ मध्य प्रदेश का तब रविशंकर शुक्ल जो ही है मुख्यमंत्री बने। ठीक है, देखिए अगला, पूर्व मध्य भारत में मंदसौर जिले की कौन सी तहसील मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? पूर्व मध्य भारत में मंदसौर जिले की कौन सी तहसील आपके मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? गनोट, टोंक, राजपुर, भानपुरा, सोनेल टप्पा को छोड़कर। तो क्या होगा आपका इसका आंसर? भानपुरा, लेकिन सोनेल टप्पा को छोड़कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? आपके मैप देखा है आपने, उसमें आपका दक्षिण पूर्वी हिस्से में कौन सा राज्य स्थित है? देखिए
दक्षिण पूर्वी, मैंने आपको अभी बताया था, ये होता है आपका दक्षिण और ये होता है आपका पूर्व। तो इस हिस्से में है आपका क्या है, छत्तीसगढ़, है ना। कौन सा राज्य है इसमें आपका, दक्षिण पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गठन के बाद अब प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला कहलाएगा? कौन सा जिला कहलाएगा आपका गठन के बाद अब मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कैसी है? सिंपल क्वेश्चन, ऊर्जा राजधानी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? सिंगरौली, सुहागपुर, अलीराजपुर या फिर सीधी को? तो किसको जाना जाता है ऊर्जा राजधानी? हम किसे कहते हैं? सिंगरौली को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? सिंगरौली। प्रशासनिक राजधानी कौन सी है आपकी? प्रशासनिक राजधानी ये है आपकी भोपाल, ठीक है। संगीत राजधानी कौन सी है? संगीत राजधानी के नाम से किसको जाना जाता है? तो संगीत राजधानी के नाम से इसको मैहर को जाना जाता है, मैहर जिले को, ठीक है। ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको कहते हैं? क्वेश्चन में आ जाए, ग्रीष्मकालीन राजधानी तो ये है आपकी पचमढ़ी। अब बात करें आर्थिक राजधानी। आर्थिक राजधानी किसको है कहते हैं? हम कहते हैं इंदौर को कहते हैं, ठीक है। इंदौर को एक और राजधानी भी हम कहते हैं, कौन सी कहते हैं? वो हम खेल राजधानी, ठीक है। खेल राजधानी। आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? संगीत राजधानी किसको कहते हैं? ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको कहते हैं? संगीत राजधानी, आर्थिक राजधानी, खेल राजधानी। तो इन सब के आप नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित कौन सी समिति इनमें से नहीं है? श्री कृष्ण समिति, सिंहदेव समिति, BR दुबे समिति या फिर उपयुक्त सभी के सभी? तो आपकी सिंहदेव समिति थी जिसने कितने 6 जिलों की सिफारिश की थी, है ना, 6 जिलों की सिफारिश की थी, ठीक है। और BR दवे समिति ने कितने 10 जिलों की सिफारिश की थी। लेकिन श्री कृष्ण समिति जो थी आपकी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित थी, तो आपके मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित आपकी सिंहदेव समिति थी और BR दुबे समिति ने 16 जिले आपकी 1998 में इनकी सिफारिश हुई थी, 16 जिले हो गए थे। तो हमारे कितने पहले थे आपके, कितने जब गठन हुआ 43 थे, फिर उसके बाद 2 और जोड़े गए आपके भोपाल और राजनांदगांव, है ना, 2 जोड़े गए थे। उसके बाद ये 16 और जुड़ गए, फिर 61। लेकिन जब इनको हटा दिया गया, इनको जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था तो छत्तीसगढ़ में चले गए ये सब, तो टोटल हमारे पास फिर से कितने बच गए थे? 45 जिले बच गए थे, ठीक है। तो सिंहदेव समिति ने किए थे 6 जिलों की सिफारिश की थी और BR दुबे समिति ने 10 की, ठीक है, 10 जिलों की सिफारिश की थी। कब? 1998 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य स्थान किस स्थान पर, यानी काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? रीवा पन्ना के पठार पर, मालवा के पठार पर या नर्मदा घाटी या फिर बघेलखंड? कहाँ पर पाई जाती है आपकी काली मिट्टी? तो याद रखिएगा मालवा के पठार पे सबसे ज्यादा बाहुल्य क्षेत्र कहाँ का है आपका काली मिट्टी का? मालवा के पठार पर आपका सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। और मालवा का पठार जो है सबसे बड़ा क्या है आपका? प्राकृतिक क्षेत्र है आपका मालवा का
पटार। ठीक है, आपके पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये क्या है, 28% भाग मालवा के पटार का है। ठीक है, मालवा के पटार का है। इसी को क्या कहा जाता है, गेहूं की डलिया। तो ये आप याद रखिए, गेहूं की डलिया के नाम से किसको जानते हैं, तो मालवा के पटार को, गेहूं की डलिया। ठीक है, और जहाँ की जो जलवायु होती है ये कैसी होती है, समशीतोष्ण। समशीतोष्ण, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मालवा के पठार पर क्या होता है, जब सर्दियां आती हैं तो वहाँ पर लिमिटेड ठंड रहती है, गर्मियाँ आती है तो लिमिटेड ही वहाँ पर गर्मी रहती है, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ती है। ठीक है, कहाँ पर, आपके मालवा के पठार पर, मतलब ये सबसे अच्छी जलवायु है। ठीक है, एक चीनी यात्री हैं फरहान, इन्होंने क्या कहा है कि जो मालवा की जलवायु है वो सबसे अच्छी उन्होंने बताई है। ठीक है, यहाँ पर इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, कौन कौन सी जगह, आपका इंदौर आ जाएगा, इंदौर, धार, उज्जैन, देवास आपका आ जाएगा, आगर मालवा आदि। ये जिले किसके अंतर्गत आते हैं, आपके मालवा के पठार के अंतर्गत। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, गेहूं की डलिया कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा पठार आपका यही है, मालवा का पठार, यानी एमपी के टोटल हिस्से पे कितना, 28% भाग घेरे हुए आपका मालवा का पठार। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष कौन से पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष जो है किसके पाए जाते हैं, सागौन के, साल के, बांस के या फिर शीशम के। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं वो आपके सागौन के पाए जाते हैं, यानी आपके एमपी में टोटल 20% क्या पाए जाते हैं, सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके सागौन के वृक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में देश के कुल बाघ संख्या का कितने प्रतिशत भाग पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में देश में कुल बाघ संख्या का कितने प्रतिशत भाग आपके एमपी में पाए जाते हैं, 14%, 20%, 24% या फिर 22%। तो कितने प्रतिशत पाया जाता है आपके में देश के कुल बाघ संख्या के, मध्य प्रदेश में 22% आपके बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, कितने पाए जाते हैं, 22%। और आपको पता है कि जब जनगणना 2014 में हुई थी, जब हमारे पास बाघों की संख्या कम हो गई थी, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, टाइगर स्टेट। ठीक है, टाइगर स्टेट हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो जो पिछली जनगणना हुई थी आपकी 2018 में हुई थी, तो हमारे पास उसके हिसाब से हमारे मध्य प्रदेश में कितने बाघ हैं, हमारे 526 बाघ हैं। कितने, 526 बाघ हैं। ठीक है, लेकिन जब 2014 में जनगणना हुई थी तो कर्नाटक आ गया था प्रथम नंबर पर और हम चले गए थे दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो आपका अब फर्स्ट पे आपका एमपी आ चुका है ना, एमपी, और उसके बाद आपका दूसरा कौन सा, दूसरा पे आपका कर्नाटक आ गया है। कर्नाटक के पास कितने हैं, 524। ये क्या है, ये आपका क्या है, 2018 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, अब बताया जा रहा है और आगे इनकी जनगणना अभी कितना, 711 के करीब वन रक्षकों ने बताया है, वन विभाग ने बताया है 711 के करीब आपके मध्य प्रदेश में कितने बाघ हैं, और जब रिपोर्ट आ जाएगी तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप,
मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कठीवाड़ा में राष्ट्रीय अभयारण्य बनाने की स्वीकृति दी है। कठीवाड़ा किस जिले में स्थित है, यानी कि अब बन चुका है आपका कठीवाड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य। ठीक है, कौन से जिले में है आपको बताना है, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन या फिर आपका होशंगाबाद। तो कहाँ पर है आपका ये आपका कठीवाड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य आपका है अलीराजपुर में। बात करें कि सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा अभयारण्य, सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है आपका, नौरादेही। कहाँ पर है आपके, ये तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है ना सबसे बड़ा अभयारण्य। बात कर ली जाए कि सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, सबसे ये है आपका रालामंडल, है ना, कौन सा है आपका रालामंडल। कहाँ पर है ये आपके इंदौर शहर में, है ना। सबसे छोटा आपका राष्ट्रीय अभयारण्य है आपका रालामंडल और सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य है आपका नौरादेही, जो कि आपके मध्य प्रदेश के सागर में है। अगला क्वेश्चन देखें, देखिए आपका अगला क्वेश्चन देखें, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए, किस पशु पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब जोड़ा गया था, प्रोजेक्ट टाइगर कब जोड़ा गया था, 1999। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर में इसको कब जोड़ा गया था, है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर में इसको 1999 में जोड़ा गया था। और बात कर ली जाए कि कहाँ पर है, कहाँ है ये, कहाँ पर है, तो ये है आपका होशंगाबाद पचमढ़ी में। ठीक है, होशंगाबाद में है आपका ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो अब बात करें कि किसके लिए ये प्रसिद्ध है, खरमोर पक्षी के लिए, सोन चिड़िया के लिए, बाघों के लिए या फिर कृष्ण मृगों के लिए। तो याद रखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कृष्ण मृगों के लिए जो है फेमस है। किसके लिए, कृष्ण मृगों के लिए। ठीक है, यहाँ गौर पशु पाए जाते हैं आपके सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की निम्न में से क्या विशेषता नहीं है। कौन से आपकी उष्ण कटिबंध पर्णपाती, आपके 3 तरीके के होते हैं ये। ठीक है, इसमें पूछा गया है उष्ण कटिबंध पर्णपाती वनों में से इनमें विशेषता, ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, या फिर इनमें उत्तम इमारती लकड़ी पाई जाती हैं, या फिर इनका क्षेत्र प्रदेश में पन्ना, सिवनी, होशंगाबाद है, या फिर इनके लिए बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है। तो इनमें से आपको कौन सी विशेषता नहीं है इनकी लग रही, देखिए ये सही आपका ग्रीष्म ऋतु में ये अपनी पत्तियां जो है गिरा देते हैं, पतझड़ जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो ये ग्रीष्म ऋतु में अपनी जो पत्तियां हैं वो गिरा देते हैं। उसके बाद इसमें उत्तम इमारती लकड़ी पाई जाती हैं, बिल्कुल पाई जाती हैं, और इसका क्षेत्र प्रदेश में पन्ना, सिवनी, होशंगाबाद है, बिल्कुल है, ये भी आपका करेक्ट आंसर है, इसकी विशेषता है। तो इसके लिए बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है। तो आपका राइट क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए बहुत ही कम जल की आवश्यकता नहीं बल्कि ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मंडला, बालाघाट, सीधी व शहडोल जिलों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं आपके उष्ण कटिबंध पर्णपाती, या फिर उष्ण कटिबंध अर्ध पर्णपाती, या फिर उष्ण कटिबंध शुष्क पर्णपाती।
ये 3 तरीके के आपके वन होते हैं। उष्ण कटिबंध पर्णपाती, दूसरा उष्ण कटिबंध अर्णपर्णपाती और तीसरा आपका होता है उष्ण कटिबंध शुष्क पर्णपाती। तो ये यहाँ पर मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल जिलों में उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम व मंदसौर इत्यादि क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपके श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम यहाँ पर आते हैं आपके इस साइड एमपी के नक्शे में। श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम और मंदसौर इत्यादि क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंध अर्ध पर्णपाती वन या फिर उष्ण कटिबंध शुष्क पर्णपाती वन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है आपका श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम और मंदसौर इत्यादि क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंध शुष्क पर्णपाती वन, यानी कि कांटेदार नुकीले, है ना। यहाँ पर क्या होता है, इस क्षेत्र में क्या होता है, कम वर्षा होती है। इसी कारण क्या होते हैं, जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे से और कांटेदार उगते हैं। जैसे आपका खैर बबूल, बेर, है ना, पलाश, ये सब क्या है, कांटेदार होते हैं। आपने देखा होगा इन सभी को, बेर तो देखे ही होंगे लगे हुए। तो ये सब कांटेदार नुकीले होते हैं, छोटी छोटी इनकी पत्तियां होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है। अगला देखिए आप, निम्न में से किन स्थानों पर 50% से अधिक वन है? इनमें से किन स्थानों पर आपके 50% से अधिक वन है? खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, बालाघाट या फिर इनमें से सभी? तो 50%, एमपी में बहुत सारे वन हैं हमारे, ठीक है, तो कमी नहीं है। 50% से तो आपका खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, बालाघाट ये सभी के सभी जो हैं 50% से अधिक वन यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी आपका क्या आंसर होगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, प्रदेश के उन भागों में शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं जहां वर्षा, यानी कि कांटेदार, मैंने अभी बताया आपको, छोटी छोटी पत्तियों वाले, इन्हें क्या बोलते हैं, शुष्क वन, है ना। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन इन्हें हम बोलते हैं। तो प्रदेश के उन भागों में शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं जहां वर्षा देखिए 50 सेंटीमीटर से कम, 75 सेंटीमीटर से कम, 100 सेंटीमीटर से कम या फिर 125 सेंटीमीटर से कम। तो जहां पर वर्षा कैसी 75 सेंटीमीटर से कम हो, वहां पर आपको क्या मिलेगा, शुष्क कटीले वन आपको मिलेंगे, छोटी छोटी पत्तियों वाले, है ना। जैसे मैंने आपको बताया खैर, बबूल, बेर, पलाश ये सब छोटे छोटे और कांटेदार होते हैं, है ना। इन्हें क्या बोलते हैं हम, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी होती है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा। अगला देखें, कौन सा जिला शुष्क कटीले वनों से संबंधित नहीं है? ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना या फिर इंदौर। तो देखिए ग्वालियर ही आपका, यहाँ पर आपके एमपी के नक्शे में आपको यहाँ पर ये ऐसी लाइन जाती है, इसके अंतर्गत आते हैं आपके कैसे, कटीले वन जो होते हैं, ठीक है, कटीले वन जो होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपका ग्वालियर आता है, शिवपुरी, मुरैना ऊपर ही आ जाते हैं ये सब, यहाँ सबका शिवपुरी आ जाता है। तो ये सभी क्या है, आपके शुष्क कटीले वनों से संबंधित है, लेकिन आपका इंदौर जो है इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला देखिए, वनों का शासकीय वर्गीकरण का आधार निम्न में से क्या नहीं है? यानी वनों को क्या किया जाता है, शासकीय वर्गीकरण, प्रशासनिक वर्गीकरण में बांटा गया है वनों को। तो देखिए इनमें से क्या नहीं है,
तीन में बांटा गया है, तीन भागों में। देखिए कौन कौन से हैं, देखिए संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन या फिर वर्गीकृत वन। कौन से नहीं है आपके, वर्गीकृत वन आपका ये नहीं है। ये आपके कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं, 65। आरक्षित वन, आरक्षित वन जो होते हैं आपके ये पाए जाते हैं 65% भाग पर। ये संरक्षित आपके 33%, सॉरी 33% और ये अवर्गीकृत पाए जाते हैं आपके 2% भाग पर। आरक्षित वन में ये होता है कि इन पर टोटल प्रतिबंध होता है। क्या होता है, टोटल प्रतिबंध होता है। आप इनके पेड़ों को, आरक्षित वनों को काट नहीं सकते। अगर काट दिया तो आपके लिए ज़्यादा इसमें दंड मिलता है ना, इसमें ज़्यादा क्या मिलता है, दंड मिलेगा। आप इसको काट नहीं सकते, साथ ही यहाँ पर आप पशुओं को भी नहीं चरा सकते है ना। ये टोटल पूरी तरीके से क्या होती है, सरकार की होती है। और संरक्षित वन में क्या होता है, इसमें नियंत्रण होता है, लेकिन आरक्षित वन की अपेक्षा में वो कम होता है संरक्षित वनों में। ठीक है, संरक्षित वनों में इन्हें आप लेकिन काट नहीं सकते, नियंत्रण तो इन पे भी होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना कि आरक्षित वनों पर होता है। दंड मिलता है पर इतना नहीं मिलता जितना आरक्षित वन के उन पर कुछ कर देने पर होता है। और ये होता है आपका अवर्गीकृत वन, यानी कि कोई नियंत्रण नहीं है यहाँ का। यहाँ पर आपका कोई, आप कुछ भी करो, यहाँ काट सकते हो, कुछ भी करो, पशु भी चरा सकते हो। ये आपके 2% मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं अवर्गीकृत वन। ठीक है, सबसे ज़्यादा है आपके आरक्षित वन जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों पर किसका पूर्ण नियंत्रण होता है। मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों पर किसका पूर्ण नियंत्रण होता है, वनवासियों का, सरकार का, ठेकेदारों का या फिर बिचौलियों का। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, जो संरक्षित वन होते हैं पूरा जो कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, वो सरकार का होता है ना। आप वहाँ पर कोई भी पेड़ काट नहीं सकते, नहीं तो आपकी जेल हो जाएगी, जमानत नहीं होगी फिर उसकी, है ना, दंड कड़ा से कड़ा आपको मिलेगा। ठीक है, पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है आपकी आरक्षित वनों पर। ठीक है, मध्य प्रदेश संरक्षित वनों पर किसका नियंत्रण है, आपका सरकार का है। ठीक है, लेकिन आरक्षित वनों का ज्यादा होता है, हमें पता है ना। आपका यहाँ पर आपको दंड मिलेगा, प्रतिबंध है पर इतना नहीं जितना मैंने आपको बताया था। कितना, किसका, संरक्षित वनों का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि किन वनों में वृक्षों को काटने के साथ पशुचारण पर भी पूर्ण तरह से रोक है। किन वनों पर है, आरक्षित वनों पर, संरक्षित वनों पर, अवर्गीकृत वन या फिर वर्गीकृत वन। तो हमें पता है कि आप आरक्षित जो वन होते हैं उस पर पूर्ण तरीके से सरकार का प्रतिबंध है। आप वहाँ पर उसके वृक्ष को काट नहीं सकते, ना ही वहाँ पर आप पशु चरा सकते हो। ठीक है, आरक्षित वन कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं, 65% भाग पर आपके आरक्षित वन जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए मैं आपको बताऊं, जो पीडीएफ आपको जो मिलेगी कहाँ पर मिलेगी, हमारे आप जो ऐप दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप मैं बोल रही हूँ, इसको इंस्टॉल आप अपने फ़ोन में ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि अगले संडे, इस संडे नहीं, आपका अगले संडे जो है टेस्ट होगा, MPGK का टेस्ट होगा, उसको आपको अटेंड करना है। ठीक है, जिसका भी जो भी टॉप करेगा उसका नाम बताया जाएगा। तो ये टेस्ट कौन कौन देना चाहता है तो वो कमेंट में
जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट में आपको बताना है। अगले संडे क्या होगा, आपका MPJK का टेस्ट होगा हमारे ही इसी ऐप पर, ठीक है। उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको करवाऊंगी, डोंट वरी। और किसके नंबर सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट नंबर, वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो अगले संडे को कौन कौन तैयार है इस टेस्ट को देने के लिए, तो आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और आपको किस चीज़ का टेस्ट देना है जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। और जो भी आपको समझ नहीं आ रहा, जो भी चैप्टर आपका छूट रहा है, समझ नहीं आ रहा, वो आप कमेंट कीजिए, उसका पूरी क्लास में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी बना के, ठीक है। तो देखिए, सागौन वृक्ष का बाहुल्य किन जिलों में है, सागौन वृक्ष सबसे ज़्यादा आपके किन जिलों में पाए जाते हैं, तो हमें पता है मध्य प्रदेश में 20% भाग किन का है, किन वृक्षों का है, सागौन वृक्षों का। मध्य प्रदेश में 20% भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए कहाँ कहाँ, जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर में पाए जाएंगे, या फिर रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, या फिर मंदसौर, ग्वालियर, शिवपुरी, या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर, सागौन वृक्ष का बाहुल्य क्षेत्र आपका जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल और सागर, ठीक है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना का शुभारंभ कब किया गया, मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना का शुभारंभ कब किया गया, 1975, 1985, 1995 या फिर 1991। 1991 कब किया गया था मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना का शुभारंभ, तो हमें याद रखना है मध्य प्रदेश में वानिकी परियोजना का शुभारंभ किया गया था सन 1995 में। बात की जाए भारत में कब किया गया था, भारत में वानिकी परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था भारत में, आपका किया गया था 1976 में, ठीक है। 1976 में भारत में किया गया था, 1995 में आपका मध्य प्रदेश में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना प्रदेश में किसके आर्थिक सहयोग से प्रारंभ की गई थी, किसके आर्थिक सहयोग से, पैसों से, भारतीय वन विकास निगम, भारतीय वन विकास निगम, विश्व बैंक, या फिर राज्य वन विकास निगम, या फिर यूनिसेफ। तो देखिए आप, मध्य प्रदेश में जो वानिकी परियोजना शुभारंभ की गई थी, तो वो किसके, विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से ये शुरू की गई थी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, सागौन के वृक्ष किस प्रकार की मिट्टी में पाए जाते हैं, सागौन के वृक्ष है ना, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले आपके मध्य प्रदेश का कौन सा वृक्ष है, सागौन का वृक्ष। कौन सी मिट्टी में पाया जाता है ये, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, या फिर काली मिट्टी। तो ध्यान रखिए, जो आपका सागौन वृक्ष है वो आपका किस मिट्टी पे पाया जाता है, काली मिट्टी, है ना। मालवा के क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, कौन सी, काली मिट्टी, ठीक है। 98वां देखिए क्वेश्चन, साल के वृक्ष प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पर पाए जाते हैं, साल के वृक्ष, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, या फिर काली मिट्टी। तो आपके जो साल वृक्ष है वो आपके प्रदेश में लाल पीली मिट्टी पर पाए जाते हैं। कैसी प्रकार की, लाल पीली मिट्टी जो होती है उस पर पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट मिट्टी, मृदा, वृक्ष अभ्यारण्य, इन सभी से रिलेटेड फुल क्लास चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फुल क्लास बना के दूंगी, बहुत शानदार तरीके से, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चाहते हो तो कमेंट जरूर से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख, साल के वन अत्यधिक सघन होते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा, साल के वन जो होते हैं आपके अत्यधिक सघन वन होते हैं,
क्योंकि यहाँ पर वर्षा देखिए 125 सेंटीमीटर से या फिर अधिक होती है, 125 सेंटीमीटर से कम होती है, या फिर 150 सेंटीमीटर से अधिक, या फिर 100 सेंटीमीटर से अधिक। तो देखिए साल के वन जो है अत्यधिक सघन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो होती है 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज का, उसके बाद इस क्लास को ख़त्म करेंगे हम। आज का आपका है जी आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद 500 क्वेश्चंस आपके जो चल रहे हैं सीरीज आपकी, वो अगले पार्ट्स में आपकी पूरी करवा दी जाती है। ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन। साल के वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। साल की जो वृक्ष होते हैं उनकी लकड़ियों का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? घरों को बनाने में, कागज बनाने में, या फिर कीमती सामान बनाने में, या फिर रेलवे का स्पीकर बनाने में। तो देखिए जो साल के वृक्ष होते हैं उनकी लकड़ियों का जो मुख्यतः उपयोग होता है रेलवे के स्लीपर बनाने में होता है। किसका होता है? रेलवे के स्लीपर बनाने में। आज मैंने जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, वो आप जरूर से कमेंट कीजिएगा मुझे। ठीक है, क्लास आज की कैसी लगी तो जो वो भी आप कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में इसके अगले पार्ट्स के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।